Good morning, ma'am. Good morning, Garima. Good morning. मैम बेटा पूजा लगा दी बेटा, पूजा सबमिट आपकी। ठीक है मैम।
अनीता चौधरी। दस बज के 4 हो गए, अभी तक 6 जने आए हो, 5 जने। अनीता चौधरी, गरिमा चौधरी, शिवानी चौधरी, पूजा, शालू आई है। मनीषा बैरवा लगा दी, मनीषा बैरवा। शालू प्रजापत, पूजा समोटा, शिवानी चौधरी, अनीता चौधरी, गरिमा चौधरी, मनीषा बैरवा। संगीता गौड़, आगे सविता शर्मा, संगीता गौड़, सविता शर्मा, किरण चौधरी। देख लेते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कौन आ गया? किरण चौधरी, सविता शर्मा। हाँ बेटा, कल अपन ट्रांसपिरेशन कर रहे थे, वाष्प उत्सर्जन। उस पे अपन देख रहे थे कि पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पौधों को कुछ वर्गों में रखा जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, अपन ने किसकी बात कर ली थी? एप्पल एंड मलबरी टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप। अब करते हैं वाटर लिली टाइप। वाटर लिली प्रकार मतलब इसमें रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की पत्तियां एपिस्टोमेटिक कहलाती हैं, अधिरंध्री कहलाती हैं। मतलब वाटर लिली टाइप में जो रंध्र हैं, स्टोमेटाज हैं, केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर ही, अपर सरफेस पर ही उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार की पत्तियां जिनमें रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, ये वो एपिस्टोमेटिक कहलाती हैं, अधिरंध्री कहलाती हैं। और इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है निम्फिया, सेकंड है विक्टोरिया तथा अन्य प्लावी पत्तियां। नेक्स्ट है पोटामोचिटोन टाइप, तो इसमें रंध्र अनुपस्थित या कार्यविहीन होते हैं। मतलब स्टोमेटास आर एब्सेंट और the stomatas are functionless। रंध्र अनुपस्थित होते हैं या
कार्य विहीन होते हैं, जैसे कि उदाहरण क्या है, पोटामोजिटोन, वेलिस्नेरिया तथा अन्य जल निमग्न जातियां। तो पत्ती के क्षेत्रफल का लगभग 1 से 2% भाग रंध्रों से घिरा रहता है। पत्तियों में रंध्रों की संख्या, स्टोमेटास की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर 100 से 60,000 तक होती है। पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या को रंध्र आवृत्ति, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी जाति विशेष में रंध्र बहुलता का मान स्थिर नहीं होता, बल्कि इसका मान पत्ती की पादप पर स्थिति तथा वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त एक पत्ती में भी आधार से शीर्ष की ओर तथा मध्य शिरा से उपांतों की ओर रंध्र बहुलता बढ़ती है। तो पत्ती के इकाई क्षेत्र में उपस्थित सभी एपिडर्मल कोशिकाओं, एपिडर्मल सेल्स तथा रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना को स्ट्रोमेटल इंडेक्स, रंध्रीय सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट, मतलब या पहले बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, तो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को 2 प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है बाह्य अथवा वातावरणीय कारक, external factors which affect the rate of transpiration। दूसरा है आंतरिक अथवा पादप कारक, मतलब internal factors। तो अपन बात करते हैं बाह्य कारक, मतलब external factors। external factors जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो वह वातावरणीय कारक जो पादप के पर्यावरण में डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट प्रवणता को प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक कहलाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से ताप, प्रकाश, नमी, वायुमंडलीय दाब, वायु तथा मृदा की जल आपूर्ति सम्मिलित है। मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाह्य कारक है जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं, उनमें क्या क्या है बेटा, एक तो प्रकाश है, लाइट है, दूसरा है तापमान है, टेम्परेचर है, और तापमान है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, वायुमंडलीय आर्द्रता है, और चौथा है वायु, विंड भी ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। इसी प्रकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब भी ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है, व अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लाइट की, किस प्रकार से जो लाइट है ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। एक बार कोमल चौधरी आ गई हैं, मैं कोमल चौधरी को एडमिट कर देती हूँ, 1 मिनट, फिर अपन लेते हैं कोमल चौधरी, मनीषा देनवाल और कोमल चौधरी। ठीक है, इनको एडमिट कर दिया। तो लाइट के बारे में बात करते हैं कि लाइट किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। तो प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिकतर पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं अथवा प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा, जब लाइट की उपस्थिति होती है तो स्ट्रोमेटास खुल जाते हैं, लेकिन जब लाइट अनुपस्थित होती है, मतलब लाइट की एब्सेंस में, जो स्ट्रोमेटास हैं रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश पत्ती के तापमान को भी बढ़ाता है, जो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर पर्णमध्योतक कोशिकाओं से जल का अधिक वाष्पीकरण होता है।
बेटा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, उनमें से जल का वाष्पीकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च प्रकाश तीव्रता प्लाज्मा कला की पारगम्यता को भी बढ़ाती है, जिससे जल आसानी से कोशिकाओं से बाह्य वातावरण में विसरित होता है। सेकंड, तापमान की टेम्परेचर किस प्रकार ट्रांसपिरेशन को, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो तापमान ट्रांसपिरेशन दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने पर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, और वायुमंडल में जब आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है तो ट्रांसपिरेशन रेट, वाष्प उत्सर्जन दर में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, पत्ती के अंदर तथा बाह्य वातावरण के बीच वाष्प दाब न्यूनता, वेपर प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाती है तथा ट्रांसपिरेशन रेट तेज हो जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक पर दोपहर के समय रंध्र आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। इसे मिड डे क्लोजर कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप वाष्प उत्सर्जन की दर अत्यधिक कम हो जाती है। एक मत के अनुसार दोपहर में तापमान बढ़ने से कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है। मतलब आफ्टरनून में, दोपहर में जब टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, दोपहर में तापमान के बढ़ने से क्या होता है बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की रेट दर भी बढ़ जाती है। तो श्वसन क्रिया में विमुक्त संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे पत्ती के अंतरकोशिक अवकाशों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रंध्र बंद हो जाते हैं। तीसरा मैम सोनाक्षी के परसेंट लगा दो। सोनाक्षी लगा रहे बेटा, एक बार सोनाक्षी आ गई, लगा दी बेटा सोनाक्षी। ठीक है, अब है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता किस प्रकार ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। तो ट्रांसपिरेशन की दर प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। पत्ती के आंतरिक ऊतकों में वायु जल वाष्प से संतृप्त सैचुरेटेड अवस्था में होती है, जबकि वायुमंडल में यह अनसैचुरेटेड अवस्था में होती है। इस प्रकार पत्ती के अंदर तथा बाह्य वातावरण में जल वाष्प दाब, वाटर वेपर डेफिसिट, वाटर वेपर प्रेशर का अंतर पाया जाता है, जिसे जल वाष्प दाब न्यूनता कहते हैं। वाष्प दाब न्यूनता की प्रवणता जितनी अधिक होती है, जल वाष्प का पत्ती से बाह्य वायुमंडल में विसरण भी तेजी से होता है, अर्थात ट्रांसपिरेशन की रेट अधिक होती है। इसके विपरीत यदि वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है तो यह प्रवणता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन की दर भी कम हो जाती है। वायुमंडल जल वाष्प से पूर्णतः सैचुरेट होने पर वाष्प दाब न्यूनता प्रवणता समाप्त हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन लगभग बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विंड, की वायु किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। तो वायु प्रवाह ट्रांसपिरेशन दर को
विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। बेटा अगर वायु की गति तेज होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। मतलब वायु की गति किसको बोलेंगे, विंड वेलोसिटी, अगर तेज होती है तो वाष्प उत्सर्जन की दर, ट्रांसपिरेशन की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि पत्तियों के बाह्य वातावरण से वायु जल वाष्प को उड़ा ले जाती है, जिससे पत्ती के वातावरण में आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है तथा डीपीडी बढ़ जाता है। इस प्रकार डीपीडी बढ़ने पर पत्ती से तेजी से जल वाष्प बाह्य वातावरण में प्रवेश करने लगती है। मतलब जब पत्ती में डीपीडी बढ़ जाता है तो पत्ती से तेजी से जो जल है, जल वाष्प है, वाटर वेपर है, बाह्य वातावरण में प्रवेश करने लगता है। मतलब वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ट्रांसपिरेशन रेट, वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, परंतु अधिक तेज गति की वायु ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है, क्योंकि वायु के तेज गति के आघात से रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार धीमी गति की वायु से वाष्प उत्सर्जन दर, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ती है, परंतु अधिक तेज वायु 30 से 35 किलोमीटर पर आवर वाष्प उत्सर्जन दर को कम कर देती है। मतलब वायु की जो गति होती है बेटा, अगर धीमी गति की वायु है मतलब तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ती है, लेकिन अधिक तेज वायु है, अधिक तेज वायु की गति है, मतलब वायु की गति कितनी है, 30 से 35 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने पर वायु का घनत्व, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जल का पत्तियों से विसरण तेज हो जाता है, अर्थात ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, परंतु वहां तापमान भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। मतलब जो स्थान अधिक ऊंचाई पे होते हैं उन वहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और तापमान भी कम होता है। इसलिए इन स्थानों पर तेज सूर्य के प्रकाश में ट्रांसपिरेशन रेट अधिक रहती है, परंतु प्रकाश तीव्रता कम होने पर ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर, ट्रांसपिरेशन रेट पर्याप्त मात्रा में जल अवशोषण पर निर्भर करती है। यदि पादप के मूल सिरे पर, रूट एंड पर जल की मात्रा कम हो जाती है तो ट्रांसपिरेशन रेट स्वतः ही कम हो जाती है। पादप द्वारा जल अवशोषण दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मृदा में उपलब्ध जल, मृदा ताप, मृदा वायु तथा लवणों की सांद्रता आदि। मृदा के सभी कारक जल अवशोषण दर को प्रभावित करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, स्प्रे ऑफ केमिकल्स, रसायनों का छिड़काव किस प्रकार से वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो रसायनों के छिड़काव से पर्ण कोशिकाओं तथा क्यूटिकल की पारगम्यता प्रभावित होती है। जैसे बॉडी ऑक्स मिश्रण के छिड़काव से पत्ती का तापमान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन रेट में वृद्धि होती है। मतलब अगर अपन केमिकल का छिड़काव करते हैं, जैसे कि बॉडी ऑक्स मिक्सचर का छिड़काव करते हैं,
पत्ती के ऊपर अगर अपन बोरडिऑक्स मिक्सचर का छिड़काव करते हैं तो लीफ का तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब लीफ का तापमान बढ़ जाता है तो ट्रांसपिरेशन रेट में भी वृद्धि हो जाती है। तो प्रति एंटी ट्रांसपायरेंस पदार्थ के छिड़काव से वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, मतलब आंतरिक कारक जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो यह कारक पादप की बाह्य तथा आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करते हैं। तो पहला लेते हैं ट्रांसपायरिंग एरिया। पहला क्या ले रहे हैं? ट्रांसपायरिंग एरिया। पहला है ट्रांसपायरिंग एरिया, इंटरनल फैक्टर्स और लीफ एरिया। तो ट्रांसपायरिंग एरिया में पत्ती अथवा वाष्प उत्सर्जित भाग का क्षेत्रफल, मतलब वाष्प उत्सर्जन दर का सीधा संबंध वाष्प उत्सर्जन करने वाले अंग के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जिसमें पत्ती का क्षेत्रफल पुष्प, फलों व शाखीय भागों का क्षेत्रफल सम्मिलित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्ण का क्षेत्रफल होता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लीफ एरिया पर्ण का क्षेत्रफल होता है। जिन पौधों में पर्ण क्षेत्रफल अधिक होता है उनमें वाष्प उत्सर्जन भी अधिक होता है। कहने का मतलब है जिन प्लांट्स में अगर लीफ एरिया और ट्रांसपायरिंग एरिया अधिक होता है, पर्ण का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो ट्रांसपिरेशन भी अधिक होता है। इस प्रकार अपन देखेंगे अब स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी, रंध्र आवृत्ति, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या रंध्र आवृत्ति कहलाती है, स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी किसी कहते हैं कि पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ स्ट्रोमेटास प्रेजेंट होते हैं उसको स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पत्तियों में जितना अधिक रंध्र आवृत्ति का मान होगा, वाष्प उत्सर्जन दर भी उतनी ही अधिक होती है। मतलब लीव्स में जितनी ज्यादा स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होती है। तो तीसरा है लीफ ओरिएंटेशन, पर्ण दिक् विन्यास। तो आपातित सूर्य किरणों के संदर्भ में पत्ती का विन्यास भी ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करता है। यदि आपातित किरणें पत्ती के लंबवत हों, पत्ती के परपेंडिकुलर हों, तो वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है। लेकिन यदि पत्तियों का ओरिएंटेशन, पत्तियों का दिक् विन्यास आपातित विकिरण के समकोण पर हो तो पत्ती का तापमान कम बढ़ता है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट भी कम होती है। अब लेते हैं लीफ स्ट्रक्चर, पत्ती की संरचना। कुछ पौधे वाष्प उत्सर्जन के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे पत्तियों के छोटे आकार का होना अथवा सूर्याकार होना, जैसे कि पाइनस, कांटों में रूपांतरित होना, ओपनशिया, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल तथा धसे हुए रंध्र पाए जाना, जैसे कि नीरियम, तथा पत्तियों का बेलित होना, जैसे कि ग्रास लीव्स। ये सभी लक्षण ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं। तो अपन क्या पढ़े? पत्ती का स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती की संरचना, मतलब यदि पत्तियों पर, जैसे कि नीरियम की पत्ती पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है और धसे हुए स्ट्रोमेटास पाए जाते हैं, संकर स्ट्रोमेटास पाए जाते हैं नीरियम की पत्ती पर, और मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, और इसके मारे ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। इसी प्रकार जो ओपनशिया है उसमें पत्तियां जो हैं, लीव्स जो हैं, स्पाइन्स में
कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इससे भी ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। इसी प्रकार पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म से पत्तियां सूच्याकार हो जाती है, नीडल लाइक होती है, तो ये भी ट्रांसपिरेशन की दर को कम कर देती हैं। और इसी प्रकार पत्तियां बेलित हो जाती हैं, जो ग्रास लीव्स हैं, और चूंकि पत्तियां बेलित हो जाती हैं तो भी ट्रांसपिरेशन की दर में कमी आती है। अब लेते हैं रूट शूट रेशो, मूल प्ररोह अनुपात। मूल प्ररोह अनुपात कम होने पर ट्रांसपिरेशन रेट भी कम होती है तथा अनुपात अधिक होने पर वाष्प उत्सर्जन दर भी अधिक होती है। इसलिए छोटे पादप उच्च मूल या प्ररोह अनुपात उच्च मूल ओब्लिक प्ररोह अनुपात प्रति इकाई पर्ण क्षेत्र अधिक जल ह्रास करते हैं। इसके विपरीत बड़े पादप निम्न मूल ओब्लिक प्ररोह अनुपात प्रति इकाई कम जल ह्रास करते हैं। तो अपन ने अभी देखा द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर कोई पूछता है मतलब क्या आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन का महत्व, तो बताओगे जल पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पौधे द्वारा अवशोषित जल का एक बड़ा भाग ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा बाह्य वातावरण में निकल जाता है। इस प्रकार पौधे जल अवशोषण में ऊर्जा नष्ट करते हैं तथा अंततः उसे वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाह्य वातावरण में छोड़ देते हैं। आखिर वाष्प उत्सर्जन क्रिया से पादप को क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर बॉटनिस्ट वनस्पति वैज्ञानिकों में विवाद का विषय है। मतलब कई बॉटनिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं बेटा, उनमें आपस में कंट्रोवर्सी चलती है बॉटनिस्ट में कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का पादप को, प्लांट को क्या लाभ होता है। तो अपन देखते हैं जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो जल को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में जल के अवशोषण के बाद जल को ही वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाह्य वातावरण में छोड़ देते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वाष्प उत्सर्जन पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक प्रक्रिया है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार ट्रांसपिरेशन पूर्ण रूप से हानिकारक प्रक्रिया है। एक बार मोनिका धायल और आ गई, इनको भी एडमिट कर देते हैं। मोनिका धायल। मोनिका धायल, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन से लाभ। तो ट्रांसपिरेशन से पादप को होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं। पहले तो है एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवणों का अवशोषण व स्थानांतरण। चौथा है मैकेनिकल टिश्यू, यांत्रिक ऊतक। पांचवा है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, अतिरिक्त जल का निष्कासन। तो अपन पहले लेते हैं एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वाष्प उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप पौधों के जाइलम स्तंभ में ट्रांसपिरेशन पुल अथवा चूषण दाब उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जल जड़ के जाइलम से पौधे के शीर्ष तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त इस बल के कारण जड़ों द्वारा मृदा से जल का निष्क्रिय
अवशोषण भी होता है। इस प्रकार जल अवशोषण तथा परिवहन के लिए वाष्प उत्सर्जन आवश्यक है। इसके विपरीत वाष्प उत्सर्जन के अभाव में भी जल डीपीडी प्रवणता के अनुसार स्फीति बनाए रखने के लिए ऊपर चढ़ सकता है। मतलब जो एसेंट ऑफ सैप है, रसारोहण है, वो भी एडवांटेजेस में आता है ट्रांसपिरेशन के लिए। और सेकंड अपन बात कर लेते हैं, एक है मैकेनिकल टिश्यू। ऐसा देखा गया है कि अधिक वाष्प उत्सर्जन पादप में यांत्रिक ऊतकों के परिवर्धन को बढ़ाता है। मतलब यदि पादप में ट्रांसपिरेशन अधिक होता है तो जो मैकेनिकल टिश्यूज है उनके परिवर्धन, उनके डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है। कौन? अधिक वाष्प उत्सर्जन पादप में मैकेनिकल टिश्यूज यांत्रिक ऊतकों के परिवर्धन को बढ़ाता है। तो मैकेनिकल टिश्यूज यांत्रिक ऊतक पादप को कठोरता तथा दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा वाष्प उत्सर्जन विस्तृत मूलतंत्र के परिवर्धन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, अतिरिक्त जल का निष्कासन। पादप अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक जल का अवशोषण करते हैं। अपन सभी जानते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। पादप मृदा से जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, पादप हैं, आवश्यकता से कई गुना अधिक जल का अवशोषण कर लेते हैं। यदि अतिरिक्त जल का ऊतकों से निष्कासन ना हो तथा लगातार अवशोषण होता रहे तो पादप कोशिकाएं स्फीत होकर फट सकती हैं। मतलब कहने का मतलब है बेटा, यदि जल जो है ऊतक से, मतलब टिश्यू से जल का अगर निष्कासन ना हो तो लगातार प्लांट्स जल को अवशोषित करते रहेंगे। और लगातार जब जल अवशोषित पादप करते हैं तो पादप कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और फट सकती हैं। तो इस प्रकार वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जल का लगातार निष्कासन होता रहता है, जिससे पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से स्फीत अवस्था में बनी रहती हैं तथा वृद्धि व अन्य उपापचयी क्रियाएं जारी रहती हैं। मतलब यदि अतिरिक्त जल का ऊतकों से निष्कासन ना हो तथा लगातार अवशोषण होता रहे तो पादप कोशिकाएं स्फीत होकर फट जाती हैं या नष्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं। इस प्रकार ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा जल का लगातार निष्कासन होता रहता है, जिससे पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से स्फीत अवस्था में बनी रहती हैं तथा वृद्धि व अन्य उपापचय क्रियाएं भी जारी रहती हैं। इसी प्रकार है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं परिवर्धन। तो विनबर्गर WINNBERGER विनबर्गर ने सूर्यमुखी के पौधे पर किए अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि उच्च आर्द्रता की अवस्था में जब ट्रांसपिरेशन रेट नगण्य होती है तो उस स्थिति में पौधों की वृद्धि सामान्य से आधी रह जाती है। इस प्रकार पौधों में सामान्य वृद्धि के लिए ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक तत्व है। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चंस कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं और वाष्प उत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो कल अपन ये भी देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन एक
आवश्यक दुर्गुण है, इसकी भी व्याख्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये अपन ने कर ही लिया। मतलब एक्सप्लेन इन डिटेल्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये भी आता है। एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन,